इमरान अपने साथियों समेत बड़े पुजारी की दी हुई रिहाइशगाह में मौजूद था। शाबू की तरफ से लाया हुआ नाश्ता करने के बाद वो बैठे काफी पी रहे थे, जबकि शाबू बड़े पुजारी को इमरान की रिहाइशगाह पर आने का पैगाम लेकर गया हुआ था। मास्टर, ये कबायली लोग भी काफी पीते हैं, अचानक जवाना ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। बाकी कबीले के बारे में तो इल्म नहीं, लेकिन बड़ा पुजारी जरूर काफी पीता होगा। वो बैरूनी दुनिया में रह चुका है और शाबू तो रहता ही बैरूनी दुनिया में है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान, मुझे महसूस हो रहा है कि रात को यहाँ गैस फायर की गई है, खामोश बैठी हुई जोलिया ने कहा तो इमरान के साथ साथ टाइगर, जोसेफ और जवाना भी चौंक पड़े। गैस फायर की गई है? कौन सी गैस? इमरान ने तेज लहजे में कहा। मुझे अपने मुंह में गैस का जायका महसूस हो रहा है और जिस तरह मुझे गहरी नींद आई है, ऐसी नींद मिशन के दौरान नहीं आ सकती, जोलिया ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि हमें सोने के दौरान गैस फायर करके बेहोश किया गया है, लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ, इमरान ने कहा। तुम तीनों मर्द अंदरूनी कमरे में थे, जबकि मैं यहाँ इस कमरे में सोई थी, इसलिए यकीनन उस गैस का मुझ पर ज्यादा असर हुआ और तुम पर कम, जोलिया ने जवाब देते हुए कहा। और फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, शाबू तेजी से अंदर दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर मौजूद तसरात देखकर इमरान समेत सब चौंक पड़े। शाबू के चेहरे पर परेशानी के तसरात नुमाया थे। क्या हुआ शाबू? इमरान ने तेज लहजे में कहा। बड़े पुजारी को पुरअसरार अंदाज में अगवा कर दिया गया है, वो अपनी रिहाइशगाह से गायब है, शाबू ने कहा। अगवा किया गया है? किसने अगवा किया है और क्यों? इमरान ने कहा। जिस मकान में बड़ा पुजारी रहता है उसके चारों तरफ और छत पर बाकायदा पहरा होता है। रात भी ये पहरा था कि सुबह सबको मालूम हुआ कि वो रात को लेट गए तो सुबह उनकी आंख खुली। वो सजा के खौफ से खामोश रहे, लेकिन एक दो से हाल अहवाल पूछा तो पता चला कि सब सो गए थे। ये खिलाफ मामूल बात थी। फिर जब बड़े पुजारी का नाश्ता तैयार हो गया तो उसे जब उठाने के लिए उसके आदमी कमरे में गए तो वहां बड़ा पुजारी मौजूद ही न था। ये भी खिलाफ मामूल बात थी, इसलिए तेजी से ये बात फैल गई कि बड़े पुजारी को अगवा कर लिया गया है, यह शैतान ने उसको सजा दी है और उसे यहाँ से निकाल दिया है। बहरहाल पूरे कबीले में बड़ा पुजारी मौजूद नहीं है, शाबू ने तफसील बताते हुए कहा। वो एक्रेमियन ग्रुप कहाँ है? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। वो अपनी रिहाइशगाह में मौजूद हैं, उन्हें भी इस वाक़े का इल्म न था। वो ये भी सुनकर इस तरह हैरान हुए जैसे आप हुए हैं, शाबू ने जवाब देते हुए कहा। उनका गाइड कहाँ है? क्या नाम बताया तुमने? कोटू, इमरान ने पूछा। वो भी वहीं मौजूद है, शाबू ने जवाब दिया। जाओ उसे बुलाकर यहाँ ले आओ, हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ कौन सा खेल खेला जा रहा है, इमरान ने कहा। वो मेरे कहने पर नहीं आएगा जनाब, शाबू ने कहा। जवाना, तुम जाओ और उसे बेहोश कर के यहाँ उठा लाओ, इमरान ने कहा। यस मास्टर, जवाना ने कहा और फिर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शाबू उसके साथ था। वो लोग यहाँ हमला कर सकते हैं, जवाना को देखकर वो समझ जाएंगे कि हम उनकी तरफ से मशकूक हो गए हैं। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब तक ये लोग यहाँ मौजूद होंगे, इमरान ने कहा। क्यों? क्या मतलब? शाबू तो कह रहा है कि वो यहाँ हैं, जोलिया ने कहा। उन्होंने हमारी वजह से ये गेम खेली है। दाद का इल्म बड़े पुजारी को है, उसे अगवा करके यहाँ से नगोला या एक्रेमिया ले जाया जाएगा और फिर उसे मालूमात जबरन हासिल करके उस्ताद को हासिल कर दिया जाएगा, इमरान ने कहा। ये काम तो वो पहले ही कर सकते थे और वो सिरदार की बजाय हमारी तरह बराह रास्त बड़े पुजारी से भी मिल सकते थे, जोलिया ने कहा। शाबू का ताल्लुक बड़े पुजारी से था, जबकि कोटू का राब्ता सिरदार मारियो से था। अब जैसे ही उन्हें हमारा इल्म हुआ उन्होंने कार्रवाई कर डाली, इमरान ने कहा। लेकिन वो उसे कहां और कैसे ले जा सकते हैं? यहाँ हर तरफ चेक पोस्ट हैं, वो बड़े पुजारी को अगवा करने के हक में नहीं हो सकते, जोलिया ने कहा। वो खुद भी यहाँ मौजूद हैं और उनका आदमी कोटू भी, तो फिर ये कोई और गेम है, इमरान ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। और फिर कुछ देर बाद जवाना कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे शाबू भी था, जबकि बेहोश कोटू जवाना के कांधे पर था। वो सब गायब हैं, ये अकेला वहां मौजूद था और उसे सिरदार ने बुलाया था। ये वहां जाने ही वाला था कि हमने उसे उठा लिया, शाबू ने कहा।
ठीक है, उसे होश में ले आओ, इमरान ने कहा तो जवाना ने उसे फर्श पर लिटाकर एक हाथ से उसका नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद उसके जिस्म में हरकत के आसार ऊपर आए तो जवाना ने हाथ हटाया और कोटू को बाजू से पकड़कर एक झटके से सीधा करके बिठा दिया। क्या क्या मतलब ये तुम पाकिस्तानी हो, मुझे यहाँ कौन लाया है? होश में आते ही कोटू ने तेज लहजे में कहा। जोसेफ और जवाना दोनों को अच्छी तरह देख लो कोटू, ये तुम्हारे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ देंगे, अलबत्ता अगर तुमने मुझे एक्रेमियन अफराद के फरार और बड़े पुजारी के अगवा के बारे में सब कुछ बता दो तो न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी बल्कि तुम्हें भारी इनाम भी दिया जाएगा, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, कोटू ने कहा। जवाना, इसे सिर्फ थोड़ा सा सबक दे दो, इमरान ने जवाना से कहा तो जवाना का हाथ बिजली की सी तेजी से घूमा और कोटू का जिस्म हवा में उड़ता हुआ साइड दीवार से एक धमाके से टकराया। मकान की दीवारें लकड़ी से बनाई गई थीं, इसलिए टकराने की आवाज धमाके के साथ साथ ऐसी थी जैसे तबला बजाया गया हो, और फिर कमरा कोटू के हल्क से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। वो चंद लम्हे तड़पने के बाद उठा ही था कि जवाना ने हाथ बढ़ाकर उसे गर्दन से पकड़ा और एक झटके से इमरान के सामने फर्श पर बिठा दिया। एक बार फिर कोटू के हल्क से चीख निकली, लेकिन जवाना का हाथ वहीं मौजूद था, इसलिए कोटू बावजूद जोर लगाने के ना उठ सका और ना भाग सका, वहीं बैठा का बैठा रह गया। अब बताओ कि क्या हुआ है, कहाँ है बड़ा पुजारी और कैसे उसे अगवा किया गया, इमरान ने सख्त लहजे में कहा और साथ ही जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। मशीन पिस्टल देखकर कोटू का चेहरा लटक गया, आंखों से खौफ अया होने लगा। इमरान के चेहरे पर ऊपर आने वाली सख्ती और सफाकी ने उसे वाकई खौफजदा कर दिया था। मुझे मत मारो, मैं बेगुनाह हूँ, कोटू ने रुक रुक कर कहा। यह सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हारी अपनी गलती से हुआ है, वरना मैं तो तुम्हें इनाम देने की बात कर रहा था, इमरान ने कहा। मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बता दूंगा, कोटू ने रो देने वाले लहजे में कहा। तो बोलो, वक्त मत जाया करो, इमरान ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। मैडम डियाना और उसके साथियों को जब आपके आने और बड़े पुजारी से मुलाकात का इल्म हुआ तो वो सब बेहद परेशान हुए। मैडम डियाना ने एक आला निकालकर उससे अपने चीफ से बात की। उन्होंने मंसूबा बनाया कि बड़े पुजारी को उठाकर बैरूनी दुनिया में पहुंचा दिया जाए, वहां बड़े पुजारी से जबरदस्ती उस्ताद के बारे में मालूमात हासिल करके एक्रेमियन फौज को यहाँ उतार कर तहत हासिल कर ली जाए। मैडम डियाना ने चीफ से कहा कि यहाँ से करीब एक हेलीकॉप्टर भेजा जाए। मैंने एक पहाड़ी पर मोमबत्ती जलाकर हेलीकॉप्टर पायलट को जगह की निशानदेही की। वो वहां चट्टान पर उतर आया। फिर मैं वापस आया। मैडम डियाना ने बेहोश कर देने वाली गैस पहले अपनी रिहाइशगाह के गिर्द फैलाई ताकि सरदार मारियो की तरफ से पहरा देने वाले कबायली बेहोश हो जाएं, और फिर वो मेरी रहनुमाई में बड़े पुजारी की रिहाइशगाह पर पहुंचे तो वहां भी मैडम डियाना ने गैस फैला दी। इस गैस का असर अंदर रिहाइशगाह में भी हुआ और बड़े पुजारी को जो सोए सोए बेहोश हो गया था मैंने उठाकर अपने कंधे पर डाला और फिर हम सब एक खुफिया रास्ते से गुजरकर हेलीकॉप्टर तक पहुंचे। मेरे अलावा सब उसमें सवार हो गए और बड़े पुजारी को भी उसमें डाल दिया गया। फिर वो हेलीकॉप्टर वापस चला गया। मुझे यहाँ इसलिए छोड़ दिया गया ताकि मैं बाद में पेश आने वाले हालात से उन्हें आगाह कर सकूं। उन्होंने कहा था कि मैं 2 रोज बाद वापस नगोला के दारुल हुकूमत काशा पहुंच जाऊं, वहां वो मुझसे मालूमात लेकर मुझे खसूसी इनाम देंगे, कोटू ने कहा। शुक्र करो वो तुम्हें यहाँ हलाक करके नहीं गए, शायद वो यहाँ फायर नहीं करना चाहते थे क्योंकि पहाड़ियों में आवाज गूंजती है, अलबत्ता ये काम वो काशा में आसानी से कर लेंगे, इमरान ने कहा तो कोटू का चेहरा और लटक गया। ये बताओ कि वो अब कहाँ गए हैं, इमरान ने कहा। मैडम डियाना हेलीकॉप्टर के पायलट को कह रही थी कि इस बड़े पुजारी को एक्रेमिया ले जाना है, जिस पर पायलट ने कहा कि वो तो सिर्फ आरेश जजीरे तक वापस जा सकता है क्योंकि हेलीकॉप्टर अड्डा आरेश जजीरे पर है, जिस पर मैडम डियाना ने कहा यहाँ से चलो फिर सोच लेंगे, और फिर हेलीकॉप्टर वापस चला गया। लेकिन अब मैं क्या करूं, जैसा आपने कहा है वो तो मुझे मार देंगे, कोटू ने रो देने वाले लहजे में कहा। आरेश कहाँ है, क्या तुम जानते हो, इमरान ने कहा। हाँ,
अंगोला का साथ एक छोटा सा जजीरा है जिस पर एक्रेमियन फिजाइया का अड्डा है। ये अड्डा जजीरे के एक हिस्से में है, बाकी वो ओपन जजीरा है और सयाह वहां आते जाते रहते हैं क्योंकि आरेश में इंतहाई कीमती सफेद मोती साहिल पर आसानी से मिल जाते हैं। कोटू ने जवाब देते हुए कहा, तुम अभी वापस न जाना, 10-12 दिन बाद चले जाना, फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा। इमरान ने कहा तो कोटू ने इस बात में सर हिला दिया। शाबू बड़े पुजारी की जगह अब कौन संभालेगा? इमरान ने खामोश बैठे हुए शाबू से मुखातिब होकर पूछा। उसका बड़ा बेटा कारोग, शाबू ने फौरन जवाब देते हुए कहा। क्या तुम मुझे कारोग से मिलवा सकते हो? उसे इस मुलाकात से बेहद फायदा होगा, इमरान ने कहा। ठीक है, मैं बात करता हूँ। वो मेरे साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ है, वो मेरी बहुत इज्जत करता है, शाबू ने फाखराना लहजे में कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कोटू को साथ ले जाओ और उसे समझाओ कि अभी अंगोला या बैरूनी दुनिया में मत जाए वरना मारा जाएगा, क्योंकि इस सारे वाकया का ये इकलौता गवाह है, इमरान ने कहा। आओ कोटू, मेरे साथ आओ। शाबू ने कोटू का बाजू पकड़कर उसे उठाया और साथ लेकर कमरे से बाहर चला गया। तुम बड़े पुजारी के बेटे से इसलिए मिलना चाहते हो कि शायद वो भी कलासियम दात के बारे में जानता हो, जोलिया ने कहा। हाँ, तुम दुरुस्त नतीजे पर पहुंची हो। वो मुझे उम्मीद कम है क्योंकि बड़े पुजारी को जहां तक मैं समझा हूं वो बेहद लालची और मकार आदमी है और हर चीज खुद तक महदूद रखने का आदी है, लेकिन फिर भी बात करने में क्या हर्ज है, इमरान ने कहा और जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। मास्टर, बड़े पुजारी से दात के बारे में मालूमात हासिल करके वो यहीं आएंगे, फिर हम क्यों वापस जा रहे हैं, जवाना ने कहा। वो हमारी वापसी का इंतजार करेंगे और हम यहाँ गैर महदूद मुद्दत तक नहीं रह सकते, इमरान ने कहा तो जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर कुछ देर बाद शाबू वापस आया तो उसके साथ एक नौजवान भी था। ये बड़े पुजारी के बड़े बेटे कारोग हैं और अपने बाप की जगह यहीं लेंगे। और कारोग, ये इमरान साहब हैं, ये और उनके साथी तुम्हारे वालिद के मेहमान हैं, शाबू ने बाकायदा तारुफ कराते हुए कहा। अब ये मेरे मेहमान हैं। 7 रोज तक बाबा की वापसी का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद मुझे बड़ा पुजारी बना दिया जाएगा, कारोग ने जवाब देते हुए कहा। बैठो कारोग, तुम्हारे वालिद बड़े पुजारी को मैंने बड़ी रकम का चेक दिया था जो उसने अपने आदमी को दिया था कि वो उसके बदले अंगोला के बैंक से करेंसी नोट ले आए जिससे तुम अमीर हो जाओगे, इमरान ने कहा। मुझे मालूम है जनाब, वो आदमी आज वापस आएगा, कारोग ने जवाब दिया। उतनी ही रकम मैं तुम्हें मजीद दे सकता हूँ अगर तुम मुझे बता दो कि सफेद ज़रात वाली धात कहाँ मौजूद है, लेकिन तुमने गलत बयानी नहीं करनी, इमरान ने कहा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा बाप पहाड़ियों में अपने 4 साथियों के साथ घूम रहा था कि वहां उसने बैरूनी दुनिया के एक आदमी को देखा जिसके पास सफेद रंग की धात के चंद ज़रात थे। मेरा बाप उस आदमी को शैतान के मोहब्बत में ले आया और उसने अपने 4 साथियों को बाहर बिठा दिया। उस आदमी ने मेरे बाप को बताया कि ये धात बैरूनी दुनिया की सबसे कीमती धात है और इसमें बैरूनी दुनिया को बेहद दिलचस्पी है और वो इस धात से एक दूसरे को मारने के लिए हथियार बनाएंगे, जिस पर मेरे बाप को लालच ने घेर दिया और उसने इस आदमी को अपने साथियों के जरिए हलाक कराकर पहाड़ियों में फेंकवा दिया। लेकिन उसे मारने से पहले मेरे बाप ने उस पर तशद्दुद करके उससे वो जगह मालूम कर दी जहां ये धात मौजूद थी। फिर वो उस धात पर कब्जा करने के लिए उस पहाड़ी की गहराई में उतरने लगा तो शैतान ने उसे मना कर दिया, लेकिन मेरे बाप ने परवाह न की तो शैतान ने वहां जलजला पैदा कर दिया और तमाम सूरत हाल बदल गई। मेरा बाप जख्मी हुआ लेकिन जिंदा बच गया और उसके साथी उसे उठाकर वापस ले आए। फिर चंद रोज बाद मेरा बाप ठीक हो गया, लेकिन ठीक होते ही उसने अपने बाकी साथियों को भी हलाक करा दिया जो उसे उठाकर लाए थे। बस मुझे इतना मालूम है, कारोग ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। क्या तुम्हें वो जगह मालूम है जहां से तुम्हारे बाप को जख्मी हालत में लाया गया था, इमरान ने कहा। नहीं जनाब, मैंने उनके साथियों से पूछा था लेकिन वो भी जवाब देने से इनकारी हो गए। उसके बाद उन्हें हलाक कर दिया गया। अलबत्ता इतनी बात मैंने उड़ती उड़ती सुनी है कि धात जलजले वाली जगह पर मौजूद थी
और ज़लज़ले की वजह से वो कहीं पाताल में गायब हो गई है। इस जगह को जहां ज़लज़ला आया था वागू पहाड़ियां कहा जाता है। कारोग ने जवाब देते हुए कहा, तुमने इस धात को तलाश करने की कोशिश की? इमरान ने कहा, हाँ, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। कारोग ने जवाब दिया, सुनो, हम अब वापस जा रहे हैं, लेकिन तुमने हमारे साथ वाकई ताउन किया है, इसलिए तुम्हें भारी इनाम दिया जाएगा। इमरान ने कहा तो कारोग ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।